आप भी एआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको भी इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की है, जिसके अंतर्गत हमने कैसे एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है और वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखना है, जैसी तमाम सारी चीजों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, जो आपके एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प करेंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पीएस जुडिशरी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट लॉ से संबंधित वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एआईबी एग्जाम जो होना है अभी आपका 24 नवंबर को, तो उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, चाहे इस एग्जाम के बाद देख रहे हो या उससे पहले, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी आपकी सेम ही रहने वाली है। आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सेम कंसेप्ट के बस सिलेबस पर ध्यान रखते हुए आपको चलना है। देखिए, एआईबी 19 के लिए जो सिलेबस है, हमेशा ज्यादातर देखिए सबसे पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें आपको पढ़ना रहेगा। आईपीसी, सीआरपीसी, आप सीपीसी, आप एविडेंस आपको पढ़ना रहेगा। एडीआर जो है फैमिली लॉ पढ़ना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है। और प्रोफेशनल एथिक्स और ये सब जो है एडवोकेट एक्ट्स वगैरह, उसके रूल्स आपको पढ़ना है। कंपनी लॉ आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और मोटर व्हीकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, टैक्सेशन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, टीपीए, एनआई एक्ट, ये सब आपको पढ़ना है। लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ना है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पढ़ना है। तो इस तरीके से टोटल आपके जो है 19 टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और ये जो होंगे आपके 19 सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब ये है कि जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको सही लगाना है। और इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 3 घंटे का, आपको जो है टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इन 3 घंटों के अंतर्गत आपको पेपर सॉल्व करना होगा। और ये जो एग्जाम होगा आपका ओपन बुक एग्जाम होगा, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट के जो भी यहाँ पे सिलेबस में है उनके डायरेक्ट लेके एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले अपने माइंड में ये चीज ध्यान रखना है कि इस 100 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए मिनिमम जो है 45 मार्क्स चाहिए। यदि आप जनरल और ओबीसी के लिए आपको जो है वो आपके 45 नंबर चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे 40 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि लास्ट ईयर का जब हमने रिजल्ट देखा था तो उसमें फेल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा थी। पिछली बार जब हमने रिजल्ट देखा था तो काफी बच्चे उसमें फेल हो गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे तो आप इसमें एग्जाम को पहली ही बार में क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, अब बात करेंगे हम कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें देखिए, यहाँ पे हमने 8 सब्जेक्ट आपके सामने रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हमने 8 सब्जेक्ट निकाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। बहुत से लोगों को ये भी डाउट है कि सीआरपीसी पढ़ेंगे कि नए वाले लॉज पढ़ेंगे, तो इस पर भी अभी हम बात करेंगे। आईपीसी है आपका, भारतीय न्याय संहिता। एविडेंस एक्ट है आपका, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमने निकाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में 66 नंबर का, यानी कि 66% का वेटेज रखते हैं। और यदि आप इन 8 सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, अभी हमने देखा था कि पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पे 45 चाहिए, तो आसानी से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। पहली चीज तो ठीक है, क्योंकि इसमें आपके कोई नंबर नहीं बताए जाते हैं, सिर्फ पास और फेल का बताया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अब हम बात करें कि और इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना कैसे है, यानी कि इन सब्जेक्ट से मतलब ये है कि एआईबी के जितने भी सब्जेक्ट है उनको पढ़ना कैसे है। इस पर बात करने से पहले यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि आपको नए लॉज पढ़ने हैं या पुराने लॉज। देखिए, नए कानून के अंतर्गत जो जो नए प्रावधान है वो आप अभी फिलहाल के लिए पढ़ लीजिए। जैसे भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से नए प्रावधान है ऐड हुए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन कौन से प्रावधान है वो पढ़ लीजिएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन से प्रोविजन है उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये नए कानून में आपको इतना पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको पुराने कानून यदि पता है तो पुराने कानून से पढ़िए। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस की पढ़िए। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको क्या इनमें चेंजेस हुआ है नए कानून में
वो आपको पता हो। तो आपको मेनली क्या है, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस को पढ़ना है बहुत अच्छे से, और नए कानून में क्या बदलाव हुए हैं उनको पढ़ना है। दूसरी चीज, आप जो बैरेक्ट लेके जाएंगे, आपके बैरेक्ट वो वाले होने चाहिए जिसमें कंपैरिजन टेबल दिया हो, यानी कि सीआरपीसी के नए सेक्शंस जो हैं, बीएनएसएस के कौन से सेक्शन हो गए हैं, नए वाले जो एक्ट लेके जाएंगे आप, उनमें कंपैरिजन टेबल होनी चाहिए पुराने सेक्शन से नए सेक्शन। जब सीआरपीसी को पढ़ेंगे, आईपीसी को पढ़ेंगे और एविडेंस को पढ़ेंगे, तो उस टेबल में आपको बताया होगा। आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है सामान्य आशय के प्रावधान के बारे में, कौन से एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में सामान्य आशय कहाँ पर है। जब आपके पास ये टेबल होगी तो आईपीसी की जो टेबल में आप देखेंगे, तो आईपीसी का आपको पता होगा, पढ़ा हुआ है आपका कि भाई ये 34 सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो जो सेक्शन 34 होगा, उसी के सामने ये लिखा होगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें अब ये जो है सामान्य आशय आपका हो गया है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपको नए पुराने कानून को पढ़ना है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको पुराना आता है तो वो टेबल आपके बैरेक्ट में होनी चाहिए, आप लेके जाएं। और यदि टेबल नहीं भी है तो एनसीआरबी की वेबसाइट पर आप सर्च कर लेंगे, एनसीआरबी न्यू क्रिमिनल लॉज, तो वहां पे आपको जो है एक लिस्ट मिल जाएगी, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसके प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। तो नए और पुराने कानून में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कौन से पढ़ना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यदि आपके पुराने पढ़े हुए हैं तो पुराने को ही आप एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है, क्योंकि बैरेक्ट तो वहां पर रहेगा ही आपके सामने। और जो नए कानून है उनमें क्या बदलाव हुआ है उन्हें भी एक बार देख लीजिए, कौन कौन से नए प्रावधान है जो उसमें जोड़े गए हैं उनको देख लीजिएगा। क्योंकि अभी जो एआईबी का एग्जाम होगा, जो नए लॉज होंगे उनसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन होंगे। तो आपको ध्यान आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मान लीजिए यदि वहां से ज्यादा भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो पुराने आपके पास एक्ट हैं, साथ में आप लेके गए हैं, तो पुराने एक्ट आपके पढ़े हुए हैं, तो उनसे आप जो है वो लिस्ट आपके बैरेक्ट नए वाले बैरेक्ट में होगी, तो उनसे आप कंपेयर करके आसानी से उन क्वेश्चंस को ढूंढ लेंगे। ठीक है। अब आई होप आपको ये पुराने और नए कानून में से कौन सा पढ़ना है इनमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अपन वापस आते हैं अपने। तो मेन बात देखिए, अब पढ़ना कैसे है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। सबसे पहली चीज तो देखिए, जो आप बैरेक्ट को पढ़ेंगे उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार के बन सकते हैं। तो उस टाइप का माइंडसेट लेके आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ क्या है, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे 5 से 10 क्वेश्चन। और 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं के कंसेप्ट पर बेस्ड रहते हैं। तो वो चीज आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेना है इसके लिए। ठीक है। दूसरा देखिए, आप जब भी कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसका इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि उस एक्ट के इंडेक्स क्या है। जैसे टोटल सेक्शन कितने हैं, चैप्टर नंबर कितने हैं, कौन से चैप्टर किस सेक्शन से शुरू होता है, किस सेक्शन तक जाता है, उसका नाम क्या है। तो इस टाइप से आपको उन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, उस एक्ट का नाम और नंबर विथ ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, फिर जो एक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका इनेक्टमेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन क्लॉज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसका एक्सटेंड और वो सब पता होना चाहिए, ये इसमें आता है शॉर्ट टाइटल वाले में। ठीक है। तो डेफिनेशन क्लॉज तो हर एक्ट का आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेक्शन नंबर और उसका नाम आपको पता होना चाहिए। नाम से मतलब ये है सेक्शन की जो हेडिंग रहती है वो आपको, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। और क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, सेक्शन नंबर देके पूछ लेगा कि सेक्शन 32 या सेक्शन 34 आईपीसी का किस बारे में है, तो उसकी हेडिंग दे देगा और 4 इस प्रकार से नाम दे देगा, तो उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। या फिर आपको हेडिंग दे देगा और पूछ लेगा कि ये भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसलिए आपको सेक्शन नंबर और नाम पता होना चाहिए। अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एआईबी के एग्जाम में। जो 19 एक्ट अभी हमने देखे, उनके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं या अभी कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुआ है तो वो तो आपको ध्यान रखना ही है, या उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आते हैं आप सेक्शन के भीतर के कंसेप्ट से पूछे जाते हैं और केस लॉ से पूछे जाते हैं। ठीक है।
और अगले केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए मिनिमम 10 से 12 केस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन केस लॉ को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या पढ़ना है, तो ये जो केस हैं आपके, मैंने जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके देखा है, तो उसमें ज्यादातर जो केस थे, जो फेमस केस थे, जो आपने कॉलेज के दौरान पढ़े होंगे, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ज्यादा पूछे गए हैं केस लॉ, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी लीडिंग केस लॉ है ना, लीडिंग केस लॉ जो है आपको वो पढ़ने हैं। और इसके अलावा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे लेटेस्ट केस लॉ नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, इनकार किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको जो है लीडिंग केस लॉ जो आपके पुराने पड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अभी लेटेस्ट में कोई आया हो 2021 22 23 में कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट, तो वो भी आप देख के रखिएगा। इस प्रकार से आप माइंड सेट करके आपके एक्ट्स को पढ़ना है। यदि आप सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो इस प्रकार के दिमाग में रख के आपको पढ़ना है। ये तो क्या है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ एक आपके लिए आइडियल चीजें रख दी हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बात करता हूं आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे निकाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से ही, जो आपको पढ़ने ही हैं, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपको फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, विथ केस लॉ आपको पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल विथ केस लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़ना है विथ केस लॉ, जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ना है विथ केस लॉ। क्योंकि केस लॉ जो पूछे जाते हैं मोस्टली क्या होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत केस लॉ पूछे जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा बात करें सीपीसी की, तो देखिए सीपीसी में आपको सेक्शन 1 से लेके 158 तक तो जो है वो पढ़ने ही हैं। उसके अलावा ये जो टॉपिक हैं, जैसे सूट के बारे में आपको पढ़ना है, सूट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, चाहे सेक्शन बेस्ड हो या आपके ऑर्डर बेस्ड हो, प्लांट से रिलेटेड प्रावधान आपको पढ़ना है, रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जजमेंट और ऑर्डर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो आपको पढ़ना है। और ऑर्डर जैसे 5 है, 6 7 8 यहाँ पे रह गया है, 8 क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट से, तो वो भी आपको पढ़ना है। 9 12 14 17 21 32 39 और 40, 32 के साथ में आपको 33 भी देख लेना है, जिसमें निर्धन व्यक्तियों के द्वारा बात के बारे में बताया गया है। 41 भी आपको देखना है, ऑर्डर अपील के बारे में बताया गया है। ये जो है सीपीसी के अंतर्गत आपको इस प्रकार से पढ़ना है, मतलब इनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर क्रिमिनल लॉ की बात करें, हम सीआरपीसी की बात करें, तो देखिए सीआरपीसी में अरेस्ट जो होता है उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहां से कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सेक्शन बेस्ड तो पूछे ही जाते हैं। बेल के प्रोविजन आपको पढ़ लेने हैं, ट्रायल से रिलेटेड जितनी 4 प्रकार की ट्रायल वहां पे बताई गई हैं वो आपको पढ़ना है। एविडेंस से रिलेटेड जो सेक्शन है सीआरपीसी के अंतर्गत 161 और वो सब आपको पढ़ना है। एफआईआर से रिलेटेड प्रोविजन आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे सेक्शन 41 50 19 1 105 125 161 202 और 209 और 323 321, इस टाइप से जो सेक्शन है, और 301 303 और 4 306, ये सेक्शन आपको पढ़ने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है आपका सेक्शन 461 462 और सेक्शन 482, ये सीआरपीसी के सेक्शन हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए इनके अंतर्गत ये सेक्शन तो सिर्फ वो बताए हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आपको इनके अलावा भी पढ़ना, तो बाद में बता देंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन सीआरपीसी के हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आईपीसी के कुछ प्रोविजन हैं, जैसे चैप्टर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पब्लिक ऑर्डर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैप्टर है, वहां से आपको पूरा पढ़ना है, जो सेक्शन आपका चैप्टर 17 है। बॉडी से रिलेटेड है आपका सेक्शन, सॉरी, चैप्टर 16 जो है आपका, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे इसके अंतर्गत सेक्शन की बात करें आईपीसी में, तो देखिए सेक्शन का जो आपका सेक्शन 1 से लेके जो आपके जनरल एक्सेप्शन तक हैं 106 तक, वो तो आपको पढ़ने ही है। इसके अलावा 120A 121 302 304 306 307 420, ये सेक्शन आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है,
फिर एविडेंस में बात करें तो देखिए रिलीवेंसी का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, प्रूफ के बारे में आपको पढ़ना है, सबूत के बारे में जो है, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में पढ़ना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। कन्फेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख लेना है, सेक्शन मतलब रिलीवेंसी वाले में आ जाएंगे वो कन्फेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कन्फेशन है, सेक्शन 32 है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन है आपका, 45 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडमिशंस के बारे में। और आपके सेक्शन 61, 62, 63, 64 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है। इसके अलावा सेक्शन 101, 102, 91, 92 से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। इसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन क्लॉज आपको पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, कंसिडरेशन, इन सब के बारे में क्या है अंदर से डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आपको पता होना चाहिए, डिस्चार्ज आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 2, 4, 14, मतलब यहाँ पे कुछ सेक्शंस लिखे हैं जिन्हें आप देख लेना, ये जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली लॉ की बात करें तो देखिए फैमिली लॉ में हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंतर्गत मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैरिज की वैलिडिटी से रिलेटेड। डाइवोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस। हिंदू लॉ के अंतर्गत देखिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यहाँ से जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको देख लेना है। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिकवरी ऑफ पोजीशन का आपको देखना है, इंजंक्शन देखना है, डिक्लेरेशन आपको देख लेना है, ठीक है। और ये कुछ सेक्शन है, ये आपको देख लेना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपके गिफ्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेल से, मॉर्टगेज से, लीज से। इसके अलावा आपको सेक्शन 5, 6, 17, 38, 58, देखिए सेक्शन आप 1 से, ये पूरा मेरे हिसाब से तो 1 से लेके आप जो है 43 तक तो पढ़ ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है, टीपीए के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ना है। देखिए ये टॉपिक केवल आइडियल टॉपिक हैं जो हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपके लिए निकाले हैं। इनके अलावा भी आपको पढ़ना है, जरूरी नहीं कि यहाँ से सारे प्रश्न यहीं से आ जाएं। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे पुराने इसके अलावा जो रह गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एडीआर रह गया है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रह गया है आपका। देखिए पीआईएल के मैं बताना भूल गया थोड़ा सा, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, तो देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से सीधे सीधे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें से पीआईएल के बारे में पूछा क्या जाता है कि पहला केस कौन सा था, फादर ऑफ पीआईएल कौन है, और किस केस में फाइन की व्यवस्था की गई यदि प्रॉपर ग्राउंड पे नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्या है आपका 3 से 4 घंटे का ये टॉपिक है, तो आप पीआईएल से रिलेटेड जितने भी केस लॉ हैं वो पढ़ लेना, कंसेप्ट क्या है, जज कौन थे, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन आपको जो है 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो पीआईएल को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो लॉ रह गए हैं इसमें, तो उसमें जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पढ़ना है। और स्पेशली इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के रूल्स आप पढ़ लेना, ये भी क्या है सिंपल से रूल्स हैं थोड़े से, तो ये भी आप पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत एडवोकेट एक्ट 1961 का है, वो भी आपको देख लेना है। और जो भी लॉ इसके अंतर्गत रह रहे हैं तो उनके देखिए आप डेफिनेशन क्लॉज देख लेना, एक क्या है आपको डेफिनेशन क्लॉज देख लेना है, और दूसरा आपको उसका इंडेक्स, ये तो देखना ही है। यदि आप देखिए इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हमने बताए उनको आप इस हिसाब से पढ़ लेंगे जो हमने टॉपिक बताए हैं आगे आपको, और जो अभी हमारे सब्जेक्ट रह गए हैं इनके अलावा उनको आप उसके हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी अब पढ़ना कैसे है। अब बात करते हैं कि एग्जाम के दौरान आपको जो है ये क्वेश्चंस कैसे ढूंढना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस को आप ढूंढने के लिए 2 स्टेज पर तैयारी करेंगे। पहला है परीक्षा से पूर्व तैयारी। परीक्षा से पूर्व तैयारी में क्या है, अभी हमने देखा कि आपको पढ़ना कैसे है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। परीक्षा से पूर्व तैयारी यदि आप उनको याद भी नहीं रख पाते हैं तो पहला आपको जो इंडेक्स है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स की तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको डेफिनेशन क्लॉज को अच्छे से कर लेना है।
ठीक है। सारे एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज आपको पता होना चाहिए, कि एटलीस्ट आपको याद नहीं हो लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो एक्ट हैं, हमारे नए एक्ट हैं, उनमें जो डेफिनेशन है वो ABCD वाइज है, यानी कि जो इंग्लिश की ABCD है ना, उसके अकॉर्डिंग में है। और जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको जो एक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं उनका भी आपको आइडिया लग जाएगा। और स्पेशली कौन से केस लॉ आपसे पूछे जा रहे हैं, उनको आप जो है शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर कर लेंगे पहले से। केस लॉ की आप जो है एक नोट्स बना लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। और एटलीस्ट एक बार आप सारे बैरेक्ट को अच्छे से देख लेना। अच्छे से देख लेना से मतलब ये है कि एक बार सारे प्रोविजन पर नजर दौड़ा लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। ये एग्जाम से पूर्व की तैयारी हो गई, ठीक है। अब परीक्षा के दौरान आपको कैसे ढूंढना है प्रश्नों को, तो उसके लिए क्या है, आपने यदि पहले से तैयारी की होगी तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा ढूंढना। और क्योंकि देखिए 3 घंटे का समय होता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का ही है। और उसी में आपको जो है प्रश्न ढूंढना है और अपनी आंसर सीट में जो है गोले को फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप परीक्षा के दौरान क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा कि प्रोविजन फॉर राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन गिवन बिटवीन ऑफ आईपीसी। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि आईपीसी के अंतर्गत जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है, उसके प्रावधान कहाँ से कहाँ तक हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो अब आपको इसको ढूंढना है एग्जाम में। तो जल्दी से जल्दी आप कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए आप अभी हमने बात की कि यदि आपने इंडेक्स अच्छे से पढ़ा होगा, इस टाइप के जो प्रश्न होंगे उनको तुरंत ही ढूंढ लेंगे। देखिए ये वाला मैंने क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि देखिए आईपीसी सभी का पढ़ा हुआ है, तो ये आसानी से समझ आ पाया आपको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखिए चैप्टर 4 आईपीसी में हम पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन, और इसी के अंतर्गत हमें पता है कि 76 से लेकर हम पढ़ते हैं 106 तक, ठीक है। इसी में ही कहीं ना कहीं हमारा होगा, तो पहली चीज हमें जल्दी से पता चल गया कि इसके बीच में कहीं होगा चैप्टर 4 में। और चैप्टर 4 में ही जैसे हम इंडेक्स में देखेंगे दूसरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस नाम से आपको हेडिंग मिल जाएगी, और उस हेडिंग के नीचे साफ साफ सेक्शन 96 से शुरू हो रहा होगा, जो कि 106 तक जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका आपको तुरंत ही राइट आंसर बी लगा देना है और अपने गोले को फिल कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपसे थोड़ा सा ये तो क्या है, आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट सेक्शन नंबर से था तो आप ढूंढ लेंगे। अब ये इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए कि हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस, देखिए संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसको है, ये आपसे पूछ लिया। अब इसमें ना तो सब्जेक्ट का नाम लिखा है, ना ही कुछ और पूछा है। तो जनरली हमें पता है कि हम ट्रायल कहाँ पे पढ़ते हैं, सीआरपीसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और क्योंकि देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये सीआरपीसी के ट्रायल की ही, मतलब क्रिमिनल के ट्रायल की बात कर रहा है, जो कि होती है सीआरपीसी, या अभी का जो हो गया नया बीएनएसएस। तो ठीक है, हमें तुरंत ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ट्रायल जो है सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं, सीआरपीसी की बात कर रहा है, तो सीआरपीसी में हमें तुरंत ही याद आ जाना चाहिए, इंडेक्स खोलना है कि ट्रायल हमने कहाँ पे देखा था। इसीलिए हमने कहा कि पहले की जो तैयारी होगी वो आपको वहां पे तुरंत काम आएगी, ठीक है। तो इंडेक्स में आप चले जाएंगे कि चैप्टर 18 से लेके 18, 19, 20, 21, ये जो है क्या है, ट्रायल के बारे में बात करता है। तो आप तुरंत ही जाएंगे उसमें चैप्टर में ढूंढ लेंगे, फिर वो सेक्शन आप तुरंत ढूंढ लेंगे कि कौन सा सेक्शन था वो वहां से। तो आपको ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको आंसर जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। अब केस लॉ की बारी आती है, देखिए केस लॉ जो रहते हैं आपके, तो उनको आप पहले से ही पढ़ के जाइए, क्योंकि केस लॉ के लिए देखिए वहां पर नोट्स तो अलाउ होता नहीं है, पर आप ले भी जाएंगे तो इतना कोई दिक्कत होती नहीं है। पहले तो क्या रहता था कि बुक भी आप ले जा सकते थे, शायद अभी ये है कि डायरेक्ट ही आप लेके जा सकते हैं, वो भी बिना कमेंट वाले, या आपके नोट्स भी आप लेके जा सकते हैं, ऐसा नोट। तो इस टाइप से जो है आप अपनी एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। और मान लीजिए कि इलस्ट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसमें पूछा तो हो गई, ऑप्शन से देख के आप उसका अंदाजा लगा लीजिएगा, चोरी उस टाइप से रहेगा वो, तो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना। तो एक और चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कोशिश ये करना, जब आप परीक्षा से पूर्व जो अभी तैयारी करोगे, एग्जाम के दौरान तो ठीक है आप ढूंढोगे, और उससे पहले प्रिपरेशन ये करना कि आप थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी इंडेक्स देख लेना। क्योंकि कई बार जो क्या रहता है कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से, जो बहुत ही गंदा ट्रांसलेशन करते हैं।
तो इसलिए आप जो है शब्द जो रहते हैं वो बहुत बेकार रहते हैं, जो आपके डायरेक्ट में लिखे होते हैं उससे मैच नहीं होते। तो इसलिए कोशिश करना कि आप इंग्लिश का भी थोड़ा-सा पढ़ते हुए चलना, क्योंकि हिंदी से कई बार क्या है क्वेश्चंस को ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कई बार इंग्लिश की हेल्प से आप उसको जल्दी से ढूँढ पाते हैं। तो इस चीज़ का हिंदी मीडियम वाले थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि उनको इंग्लिश की वर्डिंग भी थोड़ा-सा पता हो। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम है, अब उस एग्ज़ाम के दौरान जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आप ना करें, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो, उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको टाइम पे अपने सेंटर पे पहुँच जाना है और अपने जितना जल्दी हो सके अपने हॉल में जो है आपको एंट्री ले लेनी है। कम से कम 15 मिनट 10 मिनट पहले तो आपको अपने एग्ज़ाम हॉल जो रहेगा, जो आपकी सीट रहेगी वहाँ पे बैठ जाना है। और इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, क्योंकि 10 मिनट पहले ही आपको जो है ओएमआर सीट मिल जाती है, तो उसको आपको अच्छे से फिल कर लेना है। और ओएमआर सीट को फिल करने के बाद में उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि सारे क्वेश्चंस नंबर दिए कि नहीं। और तीसरी चीज आपको इसमें एक चीज और ये ध्यान रखनी है, देखिए ये ओएमआर सीट इस प्रकार की होती है, जरूरी नहीं कि यही आए ओएमआर सीट, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज हो सकता है ओएमआर सीट में। एक सैंपल मैंने बस लिया है यहाँ पे। तो देखिए इनको आपको देख लेना है ओएमआर सीट में, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना आपका 1, तो 1 के जो ऑप्शन है वो इस टाइप से हैं। तो इन ऑप्शंस को जब आप 15 मिनट पहले जहाँ पहुंच जाएंगे अपनी सीट पे, तो उनको देख लेना कि कई बार क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो कि उनने क्वेश्चन पेपर में पढ़ा पहला तीसरा क्वेश्चन उनने पढ़ा, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उनको आया नहीं था तो उनने कहा इसको हम बाद में करेंगे। तीसरा क्वेश्चन उनको आता था, पर क्या किया उनने, तीसरे का आंसर उनको पता था बी है और उनने भर दिया बी, लेकिन वो भर गया सेकंड का, क्योंकि वो हमने छोड़ा हुआ था। आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा, या हो सकता है कि आपने पहले से ही 2 नंबर भरा हुआ हो और 2 नंबर का दूसरा गोला आप भर दें। तो कई बार क्या है 2 गोले भी एक क्वेश्चन के भर देते हैं। तो आप जो 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले यही आपको देख लेना है कि कहाँ पे क्या है। इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस टाइप की ओएमआर सीट बाजार में मिल जाती हैं, तो उस टाइप से आप एक बार फिल करके वो चीज कर सकते हैं। तो पहली चीज ये गलती आपको नहीं करनी है, ओएमआर वाली जो गलती होती है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल जाता है 10 से 15 मिनट पहले ही आप पहुंच गए हैं, तो क्वेश्चन पेपर जहां तक है तो 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले आपको मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से पढ़ लेना है आप। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तीसरी चीज, जब आप एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका, यदि पॉसिबल हो तो 20 से 25 मिनट के अंतर्गत आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट में सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। और फर्स्ट रीडिंग में आपको जो जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको पेंसिल से अपने पेपर पे मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे 20 से 25 मिनट में आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, जो आ रहे होंगे वो आपके क्वेश्चन पेपर पे मार्क हो जाएंगे, जो नहीं आ रहे हैं जो ढूंढना है वो हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो अपन ने आ रहे थे वो क्वेश्चंस को गोला सही से सेट करके भर देना है, और जो हो गया है उस पे पेपर में टिक कर देना है कि ये हमारा क्वेश्चन हमने जो है अटेम्प्ट कर लिया है। अब जो रह गए हैं आपको, उनको आपको जल्दी से, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 में डाउट होगा या इस प्रकार से, तो वो चीज आप क्या करेंगे, तुरंत ही अपने फिर वेरेक्ट से आपको ढूंढ लेना है। 20 से 30 मिनट आपके इसमें चले जाएंगे, तो लगभग आपके 50, 1 घंटा भी आप मान लें तो 1 घंटा इस सब में चला जाएगा, तो आपके पास 2 घंटे बचते हैं। 2 घंटे में आप जो है जल्दी से उन क्वेश्चंस को ढूंढ लीजिएगा जो आपको ढूंढने हैं और गोला भरना है। बस एक चीज फिर से कहूंगा कि गोले सही से भरिएगा, क्योंकि कई बार गलती यही कर देते हैं कि हमारे नंबर तो आ रहे होते हैं, हम पेपर में तो सही जोड़ लेते हैं ये लगाया है, लेकिन आंसर सीट जो रहती है हमारी उसमें गोले गलत भर जाते हैं और नंबर हमारे कम हो जाते हैं, कई बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ओएमआर सीट की बच्चे गलती करते हैं। देखिए केस लॉ को आपको आते हैं तो मिल जाते हैं तुरंत ही केस लॉ, तो ठीक है, नहीं तो आप लास्ट में उनके लिए 15 मिनट बचा के रखना, 15 से 20 मिनट में आप केस लॉ कर लेना, और बाद बाकी उससे पहले आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। पेपर में देखिए ज्यादा शोर शराबा एग्जाम हॉल में मत करिएगा, क्योंकि वो नकल वाला एक सीन हो जाता है। हालांकि ओपन बुक एग्जाम है, पर ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये होता है कि आप अपने बुक निकाल के अपना देखिए, शोर शराबा आप नहीं कर सकते। हाँ, आसपास आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, पर आप इतना अलाउ कर देते हैं टीचर कि आप आसपास वाले से पूछ सकते हैं, अपने पास वाले से। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आपको पूछना है नहीं पूछना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये
ये नकल का विषय बन जाता है बात करना एग्जाम हॉल में। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इससे बचना है। यदि आप वहां पे सब लोग कर रहे हैं आराम आराम से तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं देता, आपको इससे बचना चाहिए। कि यदि आपका एग्जाम किसी अदर सिटी में है तो आप कोशिश करना कि एक दिन पहले पहुंच जाओ, अच्छे से नींद वगैरह लेके अपने फिर एग्जाम देने जाओ, अच्छे से खाना पीना खा के। और एक और चीज, देखिए आपको यहाँ पे हमने जब देखा था क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं भी आए, तो आपको घबराना नहीं है यहाँ पे, है ना। शांत रहना है, क्योंकि अपना ओपन बुक एग्जाम है, हम ढूंढ ही लेंगे, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने शांत रहना, जितने आ रहे हैं उतने गोले भर लेना पहले, फिर आराम से उनको ढूंढना। और 60 से 70 क्वेश्चन तो आपको सही करके आने ही हैं, ये मान के रखिए आप। ठीक है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। गोले तो पूरे भर नहीं है, लेकिन 60 से 70 क्वेश्चन आपको सही करके आना, तभी आपके जो है पास हो पाएंगे इस एग्जाम में। ये चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि ये गलतियां एग्जाम में होती हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि क्या है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। भगवान जो है आपका पहली बार में एग्जाम पास करवाएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।